सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत। असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश बिश्नोई क्लासेस में आपका अभिनंदन। जैसा कि पूर्व में हमने ये तय किया था कि हम ग्रेजुएशन स्तर की ज्योग्राफी की विभिन्न क्लासें आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उसी कड़ी में आज की ये क्लास आपके लिए है। बहुत सारे बच्चों ने इस बात को लेकर के कमेंट किए थे कि JNVU के एग्जाम जो ज्योग्राफी के हैं वो जून के अंदर होने वाले हैं और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो प्रोवाइड करवाए जाए। तो आज की क्लास इसी पर होगी, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। तो सबसे पहले हम यूनिट वाइज क्वेश्चनों पर विचार कर लें। आज की जो हमारी क्लास होगी वो BA थर्ड ईयर के लिए होगी और BA थर्ड ईयर का जो आर्थिक भूगोल का पेपर है उस पर होगी। आज की क्लास में प्रश्न और उसको लिखने के तरीके पे हम डिस्कस करेंगे। आपको ये तो पता होगा कि हमारा जो पेपर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होकर के आता है। भाग ए के अंदर 10 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाग बी के अंदर मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 1 यूनिट का 1 क्वेश्चन आता है। ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ये प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा जाता है। और भाग सी में 1 यूनिट से 1 प्रश्न पूछा जाएगा जिसकी लेंथ बड़ी होगी। इस तरीके से अलग अलग यूनिट से अलग अलग प्रश्न की संभावनाएं बनती है। तो हम सीधा बिना किसी समय को जाया करते हुए इकाई 1 में आ जाते हैं। इकाई 1 में से क्या प्रश्न बनने की संभावना है, हम तीनों पार्ट पर डिस्कस करेंगे, अ, ब और स। देखो, अ पार्ट के अंदर इकाई 1 में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अलग किए हैं। एक तो है आर्थिक संसाधन, आप नोट करते रहिए। आर्थिक संसाधन मैं लिख लेता हूं, उसके बाद हम पूरा डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये तीनों पार्ट के पहली इकाई के क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप इसको स्टॉप करके नोट भी कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक बार मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आज की जो क्लास के अंदर मैं केवल क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा और क्वेश्चन की कुछ चीजें लिखने के तरीके पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम इनको बाय डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन को। तो जैसे इकाई 1 के अंदर जो छोटे क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन है जिसकी केवल परिभाषा पूछी जाती है, तो हमें 2 या 3 लाइनों में इसका जवाब देना होता है। तो वैसे आपके सामने 2 आएंगे। मैंने इस यूनिट में से आपको 4 चीजें दी है। एक तो है आर्थिक संसाधन, एक है विभव या संभाव्य संसाधन, एक है संसाधन दुर्लभता और एक है आर्थिक क्रियाएं। ये 4 चीजें आपको देखनी है। आर्थिक संसाधन डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। कोई भी आपको जो सफिशिएंट डेफिनेशन लगे कि ये मुझे याद हो सकती है। संसाधन क्या है? मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले प्राकृतिक तत्व संसाधन कहलाते हैं। विभव या संभाव्य संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिसके निकट भविष्य के अंदर संभावना है। संसाधन दुर्लभता क्या है? अर्थात कुछ संसाधन ऐसे हैं जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं और समय के साथ जो वर्तमान उपभोग का तरीका रहा तो ये खत्म हो जाएंगे। दुर्लभता की श्रेणी के अंदर आते हैं, कुछ संसाधन दुर्लभता है। आर्थिक क्रियाएं, मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य करता है वो आर्थिक क्रियाएं। तो बढ़िया डेफिनेशन इसकी आप तैयार कर लीजिए, ये एक एक नंबर की। उसके बाद बे पार्ट के अंदर 3 क्वेश्चन है।
आर्थिक भूगोल के विशेषता पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्थिक भूगोल का विशेषता आपको कम से कम 7 पॉइंटों पर जिक्र करना है। आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या हो सकता है? मानव की आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण का आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं का वितरण, संसाधनों का वितरण। ये सब आपने जो आर्थिक भूगोल किताब पढ़ी है उसमें जिन जिन तत्वों के बारे में या जिन जिन चीजों के बारे में पढ़ा है वो सब उसका विशेष क्षेत्र है। तो इसमें 7 पॉइंटों के साथ आपको डिटेल में स्टडी करना, कम से कम 5 पॉइंट तो आपको लिखने ही है। उसके बाद आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधियां। देखो, विधियां भी आए या उपागम आए, एक ही चीज है। इसमें भी कम से कम 5-6 है। इसका मैं एक बढ़िया पूरी क्लास बनाऊंगा। 5-6 विधियां या 5-6 अप्रोच है आर्थिक भूगोल के अध्ययन करने के तरीके। एक है विश्व के प्रमुख पशुपालन क्षेत्र। याद रखना, कई बार हम क्या करते हैं, केवल देशों का वर्णन कर देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि देशों का वर्णन करने से पहले पशुपालन क्षेत्रों को 2 भागों में डिवाइड करके स्टडी करनी है। एक तो शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश और दूसरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश। फिर शीतोष्णकटिबंधीय जो घास प्रदेश है वहां कौन कौन सी कंट्रीज आती है उनको लिखना है, और उष्णकटिबंध के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है उसको लिखना है। और स्पेशली घास के मैदानों की जब बात आती है, हालांकि इस पर भी मैं क्लास लूंगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जैसे आपको प्रेरी प्रदेश का अध्ययन करना है, पंपाल क्षेत्र का अध्ययन करना है, डाउन्स का करना है, वेल्ड का करना है, कैंटरबरी का करना है, इन चीजों का अध्ययन करना है। उष्णकटिबंधीय में जैसे आपको सवाना का करना है, लानोज का करना है, कंपोज का करना है। इस तरीके से ये तो हो गई पार्ट में। याद रखना 2 प्रश्न आएंगे एक दूसरे के अथवा मैंने आपको 3 प्रश्न दे दिए हैं। उसके बाद बड़ा प्रश्न एक आएगा और मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी बनती है, संसाधन संरक्षण क्या है, इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड करने की संभावना रहती है। संसाधन संरक्षण क्या है, संरक्षण क्यों किया जाता है, यानी इनकी आवश्यकता क्या है, और संरक्षण की विधि। आपको बाई पॉइंट अलग लिखना है। संरक्षण क्या है इसको अलग लिखना है, आवश्यकता में कम से कम आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं, और उसके बाद संरक्षण की विधि, आप संसाधनों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इसको भी अलग क्लास में समझेंगे। तो ये हो गया पहली यूनिट। अब मैं दूसरी यूनिट के कुछ प्रश्न आपके सामने प्रोवाइड करवाता हूं। तो ये यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 दोनों के क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिए, इन पर थोड़ा डिस्कस कर लें। यूनिट नंबर 2 में जो पार्ट नंबर 1 है, एक नंबर वाले क्वेश्चन है, उसमें से 4 चीजें मैंने बताई है। एक तो निर्वाह कृषि, ध्यान रखना, हालांकि निर्वाह कृषि का पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा है, फिर भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। निर्वाह कृषि ये जो आदिकालीन जीविकोपार्जन वाली कृषि है, जिसमें आप स्थानांतरित और गैर निर्वाह दोनों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वैसे मूल रूप से आपको परिभाषा बतानी है, तो परिभाषा में आपको केवल यही लिखना है कि निर्वाह कृषि का तात्पर्य होता है अनाज का उत्पादन केवल जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, अर्थात भरण पोषण के लिए किया जाता है, उसका कमर्शियल यानी व्यापारिक इस्तेमाल नहीं होता है। बागानी कृषि बाग बगीचे वाली है, जिसमें एक फसली कृषि और कमर्शियल कृषि ये दोनों ही इसकी विशेषता मानती है। बसंतकालीन गेहूं की पेटी और यूएसए की कपास पेटी, 4 चीजों को देख लेना। उसके बाद पार्ट नंबर ब के अंदर यूनिट 2 के 3 प्रश्न मैंने दिए हैं। विश्व में चावल की कृषि के लिए भौगोलिक दशा और विश्व वितरण, ध्यान से सुनना, दोनों चीजें साथ में दी है। कौन सी फसल की बात हो रही है? चावल की। भौगोलिक दशा की भी जिक्र किया गया है और विश्व वितरण का। भौगोलिक दशा में आपको क्या लिखना है, हालांकि पूरा अपन विस्तार से पढ़ेंगे, फिर भी आपको ध्यान रखना धरातल और जलवायु की दशाएं, दो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। धरातल में मिट्टी आ जाएगी,
और जलवायु दशा में तापमान है, वर्षा है। कुछ फसलों के लिए जैसे पाला वगैरह होता है वो चावल वाली में कंडीशन नहीं रहेगी, और धरातल वाली में मूल रूप से मिट्टी का ध्यान रखना। इसके अलावा खाद वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है, खाद का इस्तेमाल किया, मानवीय श्रम की क्या महत्ता है। और विश्व वितरण में आपको कंट्री वाइज स्टडी करनी, कॉन्टिनेंट में ले लेगा महाद्वीप, और उस महाद्वीप में ये देश, मेजर 4-5 देशों का जिक्र करना है। और चावल की कुछ स्पेशल जो कंट्रीज ज्यादा उत्पादन करते हैं वहां के कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों का वर्णन भी करना है। उसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न है, गहन कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, गहन कृषि और निर्वाह कृषि दोनों में अंतर। पहले तो ध्यान रखना है, जब आप ये 7 नंबर का प्रश्न है तो 7 नंबर के प्रश्न में जब आप डिटेल से लिखोगे तो इनको बाई पॉइंट लिखना है। इसमें आप 4-5 पॉइंट बना दोगे। जैसे पहले तो आपको अर्थ के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है, फिर इसकी पत्ती क्या है, मतलब ये कैसे पैदा होती है और इसको कैसे पैदा किया जाता है, फिर इसमें जो खर्च वगैरह पूंजी वगैरह है उसकी क्या कंडीशन रहती है, इसमें क्या कंडीशन रहती है, फिर इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है, फिर ये किन क्षेत्रों में पैदा की जाती है, ये किन क्षेत्रों में पैदा की। इस तरीके से आप 4-5 पॉइंट है। हालांकि किताब के अंदर आपको इस तरीके से अंतर वाला नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें अपन को ध्यान रखना है कि जो गहन कृषि है उसके 4-5 पॉइंट और निर्वाह कृषि है उसके 4.5, उसको अपन कॉम्बिनेशन करके लिख लें। और इसका कचरा नहीं बनाना है, एक ही पेज के अंदर आपको 2 पार्टों में बांट करके स्टडी करनी है। एक में लिख लेना गहन कृषि और एक में लिख देना निर्वाह कृषि। उसके बाद एक प्रश्न है, मिश्रित कृषि को परिभाषित कीजिए तथा इसके विश्व वितरण को परिभाषित कीजिए में तो आपको मिश्रित कृषि की परिभाषा देनी है, कृषि के साथ पशुपालन वाली परिभाषा है, और उसके बाद इसका वितरण के अंदर वर्ड लेवल को समझा। उसके बाद इसका जो बड़ा प्रश्न है, बड़े प्रश्न में चाय और चावल दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकता है, दोनों में से एक को पूछा क्या क्या है, भौगोलिक दशा और विश्व वितरण। ये हो गई यूनिट नंबर 2। उसके बाद है यूनिट नंबर 3 जो खनिज संसाधन वाली है, जिसमें 4 पार्ट है के अंदर मैंने 4 चीजें बताई है। हेमेटाइट, ये लो एस का प्रकार है, केवल मात्रा आपको ये ध्यान यही लिखना है कि ये लो एस का प्रकार है, और इसमें धातु की मात्रा 90% से, कुछ किताबों में 80% से वो भी बताया, आप अपनी 80 या 90% से वो बता देना। रुगर क्षेत्र, ये जर्मनी वाला औद्योगिक प्रदेश है, उस पर वर्णन करना है। हालांकि इनकी परिभाषा है, शॉर्ट में लिखना है। रुगर क्षेत्र की परिभाषा में आप क्या लिखोगे, परिभाषा कोई इसकी बैठेगी नहीं, आपको ये लिखना है कि कहां है और क्यों प्रसिद्ध है। परमाणु ऊर्जा और अपेलेशियन प्रदेश अमेरिका वाले की बात हो रही है। उसके बाद बड़े प्रश्नों में पहला है, विश्व में लो एस के उत्पादन और वितरण को समझाइए। लो एस दोनों चीजें, उत्पादन और विश्व वितरण। उत्पादन में आपको ये ध्यान रखना है कितने मैट्रिक टन प्रोडक्ट होता है। केवल सिंपल में आपको लिखना है कि जैसे कोई किताब के अंदर या आपके पास जो भी मटेरियल है या जो आपने पढ़ा है उसमें किसी एक वर्ष की रिपोर्ट लिखी होगी कि 2017 के अनुसार या 2014 के अनुसार विश्व के अंदर इतना लो एस उत्पादित होता था, और उसमें 2-4 देशों के आपको अलग कर लेने हैं, जैसे कि रशिया इतना प्रोडक्ट करता था, चाइना इतना प्रोडक्ट करता था, यूएस इतना प्रोडक्ट करता था। उसके बाद विश्व वितरण समझा। अब देखो, विश्व वितरण में केवल देशों के नाम नहीं लिखने हैं। लो एस एक बहुत अच्छा खनिज है, तो इसमें आपको फिर दुनिया के अंदर जो टॉप मोस्ट कंट्रीज है उनके नाम के साथ साथ वहां के जो पर्टिकुलर क्षेत्र है तो उन पर्टिकुलर क्षेत्रों का भी जिक्र करना है कि यूएसए के अंदर इन बेल्टों के अंदर पैदा होता है, यूएसएसआर रशिया के अंदर इन बेल्टों में होता है, भारत के अंदर इन बेल्टों में होता है। जैसे हम भारत की बात करें, भारत में लो एस उत्पादन क्षेत्र तो हम स्टेट वाइज कर सकते हैं या लो एस की पेटियों के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद तांबे वाला प्रश्न है, विश्व में तांबा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। केवल उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन करना है, यानी कंट्री वाइज आपको स्टडी करनी है। उसके बाद जल विद्युत उत्पादन की आवश्यक दशाएं, ये प्रश्न अलग ही ध्यान रखना है। जल विद्युत के लिए कौन सी दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए। देखो, दशाओं के अंदर आपको
भौगोलिक दशाओं का जिक्र भी करना है, पानी की बहाव की बात करनी है, धरातल के ढाल की बात करनी है, पानी की मात्रा की बात करनी है। और भौगोलिक दशाओं के साथ साथ कुछ आर्थिक कंडीशन जैसे मशीनरी वगैरह, मानव की शक्ति, ज्ञान, उनका वर्णन करना है। खपत की भी बात करनी है। दुनिया के कई देशों के अंदर नदी तो बहुत बड़ी बड़ी चलती है, लेकिन जल विद्युत का खपत नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको किताब में आवश्यक दशाओं में भौगोलिक और मानवीय, आर्थिक, इन तीनों दशाओं को अलग अलग बांट करके और इसकी स्टडी करनी है। और उसके बाद है सह पार्ट है वो परमाणु ऊर्जा पर है। ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की विधि, संलयन और विखंडन विधि को हल्के से लिख लेना है। उसके बाद इसकी उपयोगिता क्या है, यूज क्या है, 4-5 पॉइंट इसके लिखने हैं। और उसके बाद इसका विश्व वितरण, यानी दुनिया के अंदर ये कहां कहां उत्पादित की जाती है। तो ये हो गया आपका दूसरी और तीसरी यूनिट। अब रही चौथी यूनिट। चौथी यूनिट के अपन प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। हाँ, ये हो गई आपकी चौथी यूनिट। चौथी यूनिट को थोड़ा ध्यान से देख लो। चौथी यूनिट में है कि जो 4 प्रश्न है वो इस प्रकार है। उत्तर अटलांटिक जलमार्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल आपको ये लिखना है कि इसकी स्थिति क्या है। स्थिति पैसिफिक के रूप में, ओशंस के रूप में और कॉन्टिनेंट के रूप में। महासागर के रूप में ये उत्तर अटलांटिक महासागर में पड़ता है, जबकि कॉन्टिनेंट के रूप में ये यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा लिखनी है। जब देश की सीमा पार व्यापार किया जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राइन मार्ग यूरोप का आंतरिक जलमार्ग है, और ये लिखना है कौन सी नदी है और कौन कौन से देशों से होकर के बहता है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ये नॉर्थ अमेरिका में कनाडा का पारमाद्वीपीय रेल मार्ग है, और इसको लिखो तो कहां से कहां को जोड़ता है, बेंगालुरु और हैलिफैक्स। ये हो गया है। बे पार्ट में 3 प्रश्न है। यूरोप के आंतरिक जलमार्गों पर प्रकाश डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइन मार्ग, वोल्गा मार्ग, डेन्यूब मार्ग, 3-4 मार्गों का जिक्र करना है। वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। देखो प्रश्न क्या पूछा है, प्रभावित करने वाले कारक, तो फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, 2 कारकों में डिवाइड करना। भौगोलिक कारकों में जैसे मूल रूप से विषम धरातलीय दशाएं, पर्वतीय इलाकों में ये जहां हवाई पट्टी का निर्माण नहीं किया जा सकता, वहां इनको स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसके अलावा आर्थिक कारक, आर्थिक कारकों में धन मूल रूप से है, टेक्नोलॉजी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। संसाधनों की विषमता, आर्थिक स्तर का अलग होना, दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का अलग होना, यानी दुनिया के देशों में भिन्न भिन्न आधारों पर वेरिएशन है, और वो वेरिएशन ही इंटरनेशनल ट्रेड पैदा करेगा। इसका हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और विश्व प्रतिरूप, यानी दुनिया के किन किन देशों के मध्य किस तरीके का व्यापार होता है आदि। बड़े प्रश्नों में रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, वही जिस प्रकार वायु परिवहन को जो प्रकार प्रभावित कर रहे थे, इसी तरीके से आपको रेल परिवहन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसमें भी आपको धरातलीय कारक और आर्थिक कारकों को अलग डिवाइड करके लिखना है। इसके अलावा विश्व के प्रमुख रेल मार्गों का भी आपको ध्यान रखना है। देखो विश्व के प्रमुख रेल मार्गों में आपको 4-5 रेल मार्ग याद रखने हैं। एक आपको ध्यान रखना है अपने ट्रांस साइबेरियन वाला, एक कैनेडियन पैसिफिक वाला याद रखना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वाला याद रखना है, और एक है जो यूरोप का पारमाद्वीपीय रेल मार्ग, ये याद रखना है। इस तरीके से ये आपकी 4 यूनिट हो गई प्रश्नों पे। देखो विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न पत्र है वो बड़ा सोच समझ करके बनाया गया है। हालांकि बहुत सारे बच्चों की ये धारणा होती है कि पिछले साल नहीं आया है, पिछले साल आया है वो नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर जब प्रश्न पत्र को बनाता है तो वो अपने व्यू से बनाता है, लेकिन बेसिकली ये देखा जाता है कि कई बार एग्जामिनर ये इग्नोर करता है कि पिछली बार आए प्रश्न को नहीं देना है। तो फिर भी अपन ने मैक्सिमम प्रश्नों को बनाया है। और अगली मैं आपको बात बताऊं कि अगला जब भी हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे तो एक एक प्रश्न को हम विस्तार से लेंगे। तो आशा है कि इस क्लास से आपको बहुत कुछ अलग सीखने को मिलेगा। और अंत में मैं आपको ये कहता हूं कि इसी तरीके से हम एनवायरमेंट ज्योग्राफी का भी बनाएंगे, और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं
उनके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी का भी बनेगा, और फर्स्ट ईयर वालों के लिए फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी का भी बनेगा। बाई नोट्स प्यारे विद्यार्थियों, जब तक हम बाई नोट्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हम केवल सतही शिक्षा लेंगे और सतही शिक्षा से पार होना नहीं है। इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़िए एग्जाम के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद।